Hello, students. Good evening to all of you. Very good evening to all of you. आपकी क्लास के आप देख रहे हैं आपकी क्लास आज फैक्ट्री एक्ट 1948 के लिए होगी जो आपके सिलेबस का यूनिट 1 है। आई थिंक आवाज जो है वो आप सबको आ रही होगी क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सबको नमस्ते बेटा, सबको नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज क्लियर है आपको? एक बार थोड़ा सा आप कंफर्म करिए बच्चे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग जो है आपके आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए जो है जो आपका सिलेबस दिया गया है उसकी फर्स्ट यूनिट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखो आपकी टीम जो है ओके, ग्रेट, ठीक है। तो जो ये चाणक्य बैच है इसी के अंतर्गत जो है आपकी ये कक्षाएं होंगी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो सिलेबस वगैरह ये सब आप जानते होंगे, आपने देखा होगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है ये नया सिलेबस ऐड किया है। फर्स्ट यूनिट आप जो देख पा रहे हैं जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस ना, तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कारखाना अधिनियम, इसी को आज हम करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए इसमें सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट बिल 2016। ठीक है, वो मैंने जो सिलेबस आज हम कवर करेंगे ना उसी के साथ कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे से मिल रहे हैं तो आपको मेरा नाम पता होगा। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आपके सिलेबस में हम लोग आज जो है मेनली डील करेंगे कारखाना अधिनियम 1948 से। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखो मेरी सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे बेटा। ठीक है, आप प्रॉपर कॉपी और पेन लेके बैठे। जो बच्चे कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं वो प्लीज कॉपी पेन ले लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कराऊंगी। ठीक है, वो आपको जो है पेपर में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस तरीके से हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ताकि यूं का यूं जो है हमारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो कॉपी पेन आप ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर क्या है, इसमें कितने चैप्टर, देखो ये चीजें ना फैक्चुअल हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा कोई आपका रिटन पेपर तो होगा नहीं, लिखित में तो कोई परीक्षा आपकी नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, खाली आपका तो एमसीक्यू है। ठीक है, तो एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो एमसीक्यू के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या होगा ना, थोड़ी सी तथ्यात्मक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तथ्य क्या होते हैं, ठीक है, जिसे फैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फैक्ट्स वो हमें समझने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पूरे अधिनियम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पूरे अधिनियम की बात करूं, ये भारत सरकार ने कब पास किया, इससे पहले हम थोड़ा सा जो है इसके एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लास्ट में, अगर देखो वैसे आपको डाउट रहेगा नहीं क्लास में, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, मैं 5-10 मिनट आपको मौका दूंगी, आप लोग जो है आपको जो समझ नहीं आएगा आप मेरे से पूछ सकते, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है, देखो जो ये अधिनियम है, जो इस अधिनियम को पास किया गया है, ठीक है, हमें इसके इसके मेन बिंदुओं को समझना है, ठीक है। इसके मेन बिंदु क्या है, इसमें टोटल ये जो पूरा एक्ट पास किया था भारत सरकार ने, इसमें टोटल 120 धाराएं हैं जिन्हें सेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या है, इसमें टोटल 120 धाराएं जिसको बोलते हैं, है ना, धाराएं होती हैं, सेक्शंस। ये वो धाराएं नहीं होती है जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये धाराएं अलग होती हैं जिन्हें सेक्शन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको हम कानूनी वैधानिक तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन जाता है कि इनमें से जो है इस एक्ट में जो है वो कितनी धाराएं हैं, तो 120 धाराएं हैं, ठीक है। हालांकि एक आध ऐसी भी हैं जिनको रिपील कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया, मैं आपको वो बताऊंगी जोन सी धारा को हटाया गया है। इसके साथ साथ ही इन सारी की सारी धाराओं को एक तरीके से सीक्वेंस में लाने के लिए 11 चैप्टर बना दिए, जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 11 चैप्टर, ठीक है। 11 चैप्टर यानी कि 11 लेसन। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो आप लिखते जाएं, इसमें 120 जो धाराएं हैं, 11 चैप्टर हैं, और साथ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे ये लगता है कि ये पेपर में आपके आएगा, इसमें क्या है, इसमें 3 अनुसूचियां भी हैं बच्चे, ठीक है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है। आप सर्च करेंगे तो ये किसी ने नहीं, ये नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें देखो आपको 120 सेक्शन और 11 चैप्टर तो मिल जाएंगे, लेकिन अनुसूचियां भी हैं, ठीक है। तो आप इन अनुसूचियों, तीनों अनुसूचियों को आप स्टार मार्क करें, ठीक है। ये तीनों मैं आपको सबसे पहले लिखवाऊंगी, ठीक है। ये तीनों आपको, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची क्या है, थर्ड जो हमारी शेड्यूल है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, है ना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, है ना, कितनी हमारी अनुसूचियां हैं, है ना, 11 12 अनुसूचियां है ना। तो हमने अपने संविधान जब हम पढ़ते हैं, है ना, जीएस में, तो वहां पे आता है। तो ऐसे ही हमारे कारखाना अधिनियम में भी 3 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपके ये तीनों, जिसे मैंने तथ्यात्मक अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अनुसूचियों को लेकर आपका एक सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचियों को, ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा बताइए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख रही 4 अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं, 5 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कई बच्चों को ना चैप्टर में और अनुसूचियों में भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। अनुसूचियां और चैप्टर, चैप्टर होते हैं पाठ, क्या होते हैं, पाठ, या आप इनको एक तरीके से भाग, लेसन, है ना, एक तरीके से मान सकते हैं। देखो वो एक जगह लिख भी सकता है आपको, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे वो 11 लिख सकता है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई होती हैं, तो फटाफट क्या करेंगे, अरे 100 सेक्शन थे और 11 चैप्टर थे, अनुसूचियों को चैप्टर मान लेंगे और फट डी करके आएंगे, उनको लगेगा हमारा तो पेपर पास हो गया, रिजल्ट आया, रोल नंबर कहीं दिखाई नहीं दिया, फिर बैठ के हमारी गलती कहाँ हुई, ठीक है। आवाज जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है वॉइस। अच्छा हाँ, फोटो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई, हाँ यहाँ पे इतने पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ना अनुसूचियां लिखी थी, फर्स्ट अनुसूची, सेकंड अनुसूची,
ठीक है, थर्ड अनुसूची, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ऑप्शन अगर यूपी, अगर आपसे कमीशन ने पूछा कि कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएंगी 3 अनुसूचियां। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपको चैप्टर में और शेड्यूल में, ठीक है, जो अनुसूचियां हैं और पार्ट हैं उसमें थोड़ा सा ये चीजें लिख लो, ठीक है, इसे स्टार मार्क करके लिखो। एक क्वेश्चन सीधा, ठीक है, अनुसूची पर मेरा गेस है अनुसूची पे क्वेश्चन आएगा, राइट। तो अनुसूची पे मैं आपको जो है वो लिखवा भी दूंगी, है क्या क्या है, नोट्स भी आपको दिया जाएगा और मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगी जिस तरीके से कमीशन आपसे लैंग्वेज पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जो है अपनी अनुसूचियों की बात। अब हमारी अगली जो बात है वो चैप्टर की बात है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जिसमें प्रारंभिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा अच्छा, जो 11 चैप्टर दिए गए हैं, अब आप ये सोचोगे कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, मैम इतने सारे सेक्शंस हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, और 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ना बेस चैप्टर है, एक फाउंडेशन चैप्टर बोलते हैं ना जिसको, फंडामेंटल चैप्टर जो होता है वो आपके लिए जो है ये काम करने वाला है। अब यहाँ से हम लोग ये मान के चले कि इतने क्वेश्चन, तो प्रिलिमिनरी जो है प्रारंभिक, ठीक है, तो इसमें आपको ना बेसिक बेसिक सी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें, जैसे फैक्ट्री क्या होती है, वयस्क क्या होता है, जो है चाइल्ड बच्चा, ठीक है, बच्चे की क्या डेफिनेशन है, और युवा की क्या डेफिनेशन है, किशोर की क्या डेफिनेशन, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फर्स्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक बार हम इसके गो थ्रू हो जाते हैं कि इसमें मेनली जो है वो हम लोग जो है थोड़ा सा क्या क्या इसमें हम हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अभी शेड्यूल के बारे में ही, तो देखो इसमें चैप्टर आप लोग जो है मार्क कर लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा इसको। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो ये स्टार मार्क कर लो, आप फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है वो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, मेनली जो आपका काम, जो जिस तरीके आपका जॉब जो है, आप जो काम करेंगे सरकार में जाके, तो वो उससे रिलेटेड है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, यानी कि निरीक्षक जो स्टाफ होता है जो निरीक्षण करता है, निरीक्षण इंस्पेक्शन, ठीक है, जो एक इंस्पेक्शन होता है, और इंस्पेक्शन करने वाले को क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसे भी चलिए हम स्टार मार्क करते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा ये तो भैया सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़, ये ही वो मुद्दा था जिसके लिए फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और चौथा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी उन बिंदुओं में से था जो कि कारखाना अधिनियम को लाने के लिए जिम्मेदार थे। ये वो कारक थे, क्यों लाया गया, क्यों जरूरी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके की से, किस तरीके की सुरक्षा, क्या स्वास्थ्य संबंधी चीजें की गई हैं जो है इस एक्ट में, ठीक है, जो आपको देखो आपको अपने आसपास ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखो जो ये आप देख रहे हैं, देखो जिसमें आपको कैपिटल ए जो देखने को मिलेगा ना, आपको कहीं पर बी कैपिटल देखने को मिलेगा, कहीं पर सी देखने को मिले, तो ये जो इसके साथ कैपिटल ए, इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिनल जो है एक्ट में नहीं था, उसको संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है, वो संशोधन से जोड़ा गया है। हम लोग संशोधन भी पढ़ेंगे, मैं आपको सारा नोट्स लिखवाऊंगी, एक बार चैप्टर्स के हम गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग नेक्स्ट, तो इसको हम जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, मतलब इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा।
इसके बाद दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेलफेयर, ठीक है, जो चैप्टर 5 आपके लिए रहने वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेलफेयर, ठीक है। इसको हम जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है वैसे ही वेलफेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, ठीक है। तो जो कर्मचारी होते हैं किसी कारखाने में काम करते हैं तो उनके लिए उनका वेलफेयर, ठीक है, उनके कल्याण से संबंधित जो नीतियां होती हैं, आपको कल्याण भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे इधर तो कल्याण को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं कि उसका कल्याण हो जाए, इसका कल्याण हो जाए ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार का कल्याण अलग अलग होता है, ठीक है, तो हम आप जो बोलते हैं वो कल्याण अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो समझने पे ध्यान रखे बेटा, अननेसेसरीली जब आपको प्रॉब्लम हो वॉइस वगैरह में तभी आप मुझे कोई पॉइंट लिखे, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप पूरा फोकस क्लास पे रखें, ठीक है। बहुत मेहनत से ये क्लास आपके लिए बनाई गई है बच्चे, ठीक है, और मेरा टारगेट ये है कि जो ये सेक्शन मैं आपको कराऊंगी इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, जब आप पेपर दे के आए तो आपको खुशी हो, ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। तो नेसेसरी चीजें लिखे, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो ही लिखे, अदरवाइज आपका लिखने में ध्यान नहीं होना चाहिए, क्लास में ध्यान हो। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं चैप्टर 6 में, ठीक है। तो चैप्टर 6 क्या रहता है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग, आपको कितने घंटे काम करना है ना। अभी आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी जो है बात एक व्यक्ति ने कही थी, एक बड़े व्यक्ति ने, है ना, सुना होगा कि वीक में जो है 7 डेज और 17 घंटे और 18 घंटे, है ना। तो ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये तो वो जो चीजें थी कि भाई जैसे कोई जॉब करता है 6 टू जो है 9 to 6 की जॉब होती है, 10 to 6 की 8 आवर्स जो है वो मिनिमम माने जाते हैं, है ना, काम के घंटे की, वो कितना कि 24 घंटे का जो थर्ड पोर्शन होता है वो व्यक्ति जो है वो अपने काम को देता है या कहीं जहां पर भी वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो जो आप अपने आसपास देखते हैं ना चीजें कि किसी की 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी, तो ये जो हमारे देश में या जो ऑफिसेज वगैरह आप देखते हैं ना, तो तो इसमें जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है, बस आज आपको उनको ना प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे हम इसको, है ना, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा कि मैडम ने सबको इतना डीपली लिया, स्टार लगा लगा के मुझे छोड़ दिया, तो ये बुरा मान जाएगा। हम इसको भी बेचारे को थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। तो इसके पीछे की जो है मंशा क्या थी, वयस्कों के कार्य घंटे, ठीक है, इस पर हम थोड़ा देखेंगे। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, ये भी थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं, हम इसको छोटू छोटू सा देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं इस पे वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस वाले को भी एनुअल लीव विद वेजेस, वेतन सहित वार्षिक अवकाश, है ना, कितनी छुट्टियां होती है, आपने सुनी होगी सरकार में छुट्टियां मिलती हैं, CL PL AL PR, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी छुट्टियां, और ठीक है, मातृत्व जो अवकाश होता है वैसी छुट्टियां, इधर की छुट्टी उधर की छुट्टी, है ना। और जो छुट्टी आप अलग से करेंगे, है ना, बिना बात की, वो अलग, राइट। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। और फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, इनको देखेंगे थोड़ा सा, मतलब फोकस करके देखेंगे, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स को ऐसा देखेंगे, ठीक है। और जो 11th चैप्टर है वो मेरे ख्याल से कोई इतना खास इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, वी कैन लीव इट, ठीक है। आपका मन हो, है ना, आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गई चीजें, ठीक है। बहुत भारी हो रहा हो तो बेटा आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। सब समझ में आए यहाँ तक, हमने अनुसूचियां पढ़ी हैं, समझ में आई, हमने चैप्टर्स को जो है जितने 11 चैप्टर थे हमने इनको पढ़ाई, सारी चीजें समझ आई आपको, ठीक है, क्लियर है सबको, चलिए ठीक है। अब हम काम की बात करते हैं, ठीक है, अब काम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। काम की बात क्या करेंगे, देखिए काम की बात ये है कि मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक चीजें तो बता दी हैं, ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेकर चलते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट, क्या इससे पहले हम इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे थे, तो अभी देखो, अभी हम क्या सोचे, अभी हम क्या सोचे क्या पढ़े,
ठीक है, चैप्टर्स है वो फैक्चुअल चीजें हैं। अभी हमको ये सोचना है कि चलो भाई 120 सेक्शन हो गए, 11 चैप्टर हो गए, 3 अनुसूची, ठीक है। अब इसको लेकर हम लोग कुछ चीजें ये जानेंगे कि भाई ये जो कारखाना अधिनियम है ये क्यों लाया गया, ठीक है। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हालांकि देखो इससे ना आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं होगा बच्चे, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी है। थोड़ा सा मैं जो है ब्रिटिश भारत में जाना चाहूंगी, ठीक है, थोड़ा वहां की सैर करेंगे, लॉर्ड रिपन के पास चलेंगे हम लोग। तो ये पेपर में तो नहीं आएगा आपके, क्योंकि देखो 48 की बात है, यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए थे उसके आजाद होते ही नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये जो कारखाना अधिनियम है ना, इसकी जो जड़ें है ना, जड़ें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो रूट को समझना जरूरी, जड़ को समझना बहुत जरूरी है। तो वो जड़ें कहाँ से हैं, वो है ब्रिटिश भारत से। कि जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने जो है वो सबसे पहले, ठीक है, एक फैक्ट्री एक्ट लेकर आए थे। यही लोग थे जो फैक्ट्री अधिनियम को लेकर आए थे, फैक्ट्री अधिनियम को लेकर आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट्री अधिनियम, पता है, जो केंद्रीय विधानसभा होती थी उसमें पास किया गया था, और 1881 में जो है ये अधिनियम पास किया गया था, ठीक है। इस टाइम पे लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। कौन? हमारे जो देश में वाइस राय थे, ठीक है, जो वाइस राय थे वो लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने सुना होगा, लॉर्ड रिपन जो है वो अपनी उदारवादी नीतियों के लिए बहुत जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। पढ़ा है इतिहास में थोड़ा बहुत, कुछ रिकॉल हो रहा होगा आपको, ठीक है। या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जब वो पढ़ेंगे आगे, है ना, तो थोड़ा क्योंकि ये चीजें तो वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन जो थे वो काफी उदार हुआ करते थे, वो वेलफेयर में विश्वास करते, वेलफेयर वेलफेयर यानी कि कल्याण में, ठीक है। तो वो वेलफेयर में विश्वास करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो है इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश भारत में जो केंद्रीय विधानसभा थी, उन्होंने 1881 में वो पास कर दिया था, ठीक है। इसके पीछे जो बेसिक मंशा थी, उस समय तो कुछ और मंशा थी। देखो फैक्ट्री एक्ट, कारखाना क्या होता है, कारखाने यानी कि जहां पर काम किया जाता है, जहां पर कुछ प्रोडक्शन होता है, जहां पर कुछ निर्माण हो रहा है। आगे हम एक एक चीज पढ़ेंगे, फैक्ट्री क्या होती है, कारखाना क्या होता है, वर्कर क्या होते हैं, किसको कहते हैं वर्कर, इंस्पेक्टर किसको कहते हैं, सारी छोटी छोटी टर्म्स मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। अब ये जो कारखाना एक्ट आया ना, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई है 1760 से लेकर 1800 तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, जब बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा बहुत ढेर सारा उत्पादन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए रोजगार के अवसर खुले थे, बहुत सारे मजदूर जो है वो, उनको रोजगार मिला, तो मजदूर बन गए, फैक्ट्रियां खुली, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, उत्पादन करने के, चीजें बनाने के लिए, ठीक है, पेन बनाए, पेंसिल बनाए, कपड़े सिले सिलाए बने। तो इस तरीके की, तो क्या हुआ कि मजदूरों को रेगुलेट करना जो है, उनको नियंत्रित करना या उनका विनियमन करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कराया। हालांकि आपसे कमीशन नहीं पूछेगा, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद से देखो, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप नोट डाउन करेंगे बच्चे यहाँ पर, वो क्या चीज नोट डाउन करेंगे, वो करेंगे आप संशोधन, ठीक है। देखो उसके बाद 1861 से लेकर जो है बहुत बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक है। तो ऐतिहासिक संशोधन भी हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो इसके बाद जो है 1881 के बाद 1891 में, ठीक है, उसके बाद 1911 में, 1922 में, लिखते जाइए बच्चे आप ये, ठीक है। फिर 1934 में, फिर जो है वो 48 में, यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको संशोधन को ना दो भागों में बांट सकते, राइट, एक स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो संशोधन जो हुए बच्चे वो स्वतंत्रता से पहले,
या पूर्व आप, ठीक है, तो 4 बार जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो कारखाना अधिनियम में जो संशोधन किया गया, ठीक है। उसके बाद 1948 यहाँ पर जाकर 1947 में हम स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद 1948 में ये संशोधन देखो, हम यूं का यूं जो ब्रिटिशर्स ने बनाया, हम क्यों लें उनका एक्ट यूं का यूं, ठीक है, तो हम तो करेंगे भैया, ठीक है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, उसने 1948 में इसको संशोधन करके, ठीक है, ज्यादातर हमारे देश में आज यही एप्लीकेबल, ठीक है। तो 1948 के बाद अब इम्पोर्टेंट, अब आपके क्वेश्चन जो आपसे कमीशन पूछ सकता है, ठीक है, अब यहाँ से 1948 के बाद क्या, क्या 1948 के बाद संशोधन क्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब 1948 के बाद क्या होता है, 1948 के बाद भैया 1976 में हुआ, ठीक है, इमरजेंसी का समय याद करो, ठीक है, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, तो उस समय बहुत बड़े बदलाव किए गए थे, संशोधन किया गया था इसमें पहली बार, पहली बार, ठीक है। पहली बार संशोधन कब हुआ आपसे पूछा जा सकता है, कारखाना अधिनियम 1948 में, स्वतंत्रता के बाद जो है वो पहला संशोधन, प्रथम संशोधन कब हुआ, आपका आंसर क्या रहेगा, 1976। उसके बाद 1987 में हुआ, और फिर जो है वो 2016 में बिल आया है, ठीक है, 2016 का जो है, ठीक है, 2016 का जो है बिल आया है, ये एक्ट नहीं आया है, इसमें इसे तो ये जो बिल है, ठीक है, तो बिल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बिल का मतलब कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, अभी वो हुए नहीं है, बस वो अभी एक्सपेक्टेड है कि वो किए जाएं, लेकिन अभी हुए नहीं है, तो कुछ संशोधन करने के लिए, ठीक है, तो ये इसीलिए बिल, देखो बिल, कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब उसे हमारे संसद के दोनों सदन पास कर देते, ठीक है, ठीक है, संसद के दोनों सदन जब उसे पास कर देते। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है आपका यहाँ से, ठीक है। ये 1948 के बाद 1976 87, ठीक है, और फिर जो है ये तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने वो कैपिटल ए आपको बताया था कि वो संशोधन से जोड़ा गया है, ए, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ज्यादातर इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है ना वो 1987 में हुआ था ज्यादा, ठीक है, तो मोस्टली जो आपको इसमें देखने को मिलेगा वो 1987 का है। अब इसमें क्या संशोधन हुआ है उसको थोड़ा सा देखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसके बाद फिर इसको भारत सरकार ने जो है 1948 में फिर ये संशोधन, फाइनल चीजें अब इसके बारे में हो, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट और इसमें देखते हैं कि जब ये, अब इसकी इसकी पावर के बारे में देखते हैं कि जो पावर है इस अधिनियम की, तो ये पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में, यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, अभी जो है, बेटा पहले ये पढ़ लो, ठीक है, 2016 का बिल अब तक पेंडिंग होने का रीजन क्या है, पहले इसको पढ़ ले, ये सारा समझ में आ गया। क्रांतिकारी नहीं बनना है, ठीक है? क्रांतिकारी बन के मत पढ़ो बच्चे, है। उसको जब मैं 2016 का पढ़ाऊंगी ना तब तब बताऊंगी, अभी ये एक क्लास में सारा नहीं खत्म होने वाला है बच्चे, ऐसे हम 2 क्लास में करें, अभी इस पे फोकस करो, ठीक है। तो ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है, ये ऐसा रूल नहीं है, मान लो वो डाल दे कि ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है पूरे भारत में, इंक्लूडिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, राइट, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज ये पता है, श्रम जो है श्रम कानून है एक तरीके से, क्या है, ये एक लेबर लॉ है, तो जो कारखाना अधिनियम है क्या है, ये हमारे देश में एक श्रम कानून है, एक लेबर लॉ है, यानी कि अगर मैं इसकी प्रकृति की बात करूं, है, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, तो एक क्वेश्चन आपसे, तो ये एक लेबर लॉज, ठीक है,
श्रम कानून है हमारे देश, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसे पास तो किया है हमारी भारत सरकार ने, ठीक है, लेकिन इसमें इसके लिए कोई भी नोटिस, ठीक है, वो राज्य सरकार को इसका जो क्रियान्वयन होता है, जो एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा राज्य सरकार, ठीक है। आपकी राजस्थान सरकार करेगी, ठीक है, या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये राज्य सरकार के हाथ में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी भी, ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसमें पूरा रोल आपको समझ में आएगा। लाइसेंस कैसे मिलता है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कैसे होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इसमें समझने को, ठीक है। देखो हमने 120 सेक्शन पढ़ लिए बेटा, ठीक है। हमने जो है इसमें 11 चैप्टर को देख लिया है, मतलब इतने हैं। इसके बाद मैंने आपको 3 अनुसूचियां बताई थी, ठीक है। एक बार ये लिख लो आप, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो लिखो प्रथम प्रथम अनुसूची, लिखो प्रथम अनुसूची, ठीक है। इसे सबसे पहले लिखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसकी पहली अनुसूची लिखो आप। पहली अनुसूची में क्या है, जैसे हम लोग हमारे संविधान की अनुसूची पढ़ते हैं ना, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है ना। तो वैसे ही प्रथम अनुसूची क्या है, देखो ये जो कानून है, ये जो कारखाना नियम अधिनियम है, एक्ट है, ये हमारे देश में एक श्रम कानून है कि कोई फैक्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री लगाएगा तो वो किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। जब वो वस्तु का उत्पादन करेगा तो वो अपने यहाँ श्रमिकों को लगाएगा, वर्कर्स को लगाएगा, एम्प्लॉइज को हायर करेगा। तो उसका दोनों का मैनेज कैसे किया जाए, उनको रेगुलेट करने के, उनको नियंत्रित करने के लिए ये नियम है। इसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, में नियम कानून लिखे गए हैं। एक तरीके से होता है ना, डूज एंड डोंट डूज, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है? एक लिस्ट होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देखो बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो बहुत मतलब जैसे हैजार्डस वर्ड आपने सुना होगा, हैजार्डस, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। तो बहुत से ऐसे जो मतलब ऐसी चीजें बनाते हैं जो जिनमें खतरा ज्यादा होता है, ठीक है, या बीमारियों के फैलने का ज्यादा जो है वो डर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चे में आ गया प्रथम अनुसूची का है, ठीक है। क्लीन करके मैं बात से लिखती हूँ, ठीक है। चलिए अब प्रथम अनुसूची इसमें हम लोग देखते हैं। प्रथम अनुसूची, तो देखो प्रथम अनुसूची किया गया है, तो आप ठीक है, लिख पा रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, जो भी हैजार्डस जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो भी खतरनाक प्रक्रियाएं हैं, जो खतरनाक जो प्रक्रियाएं होती है, औद्योगिक खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाएं, जो खतरनाक औद्योगिक खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं की, ठीक है, खतरनाक प्रक्रियाओं की, ठीक है, ये सूची है। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कुछ खतरनाक प्रक्रियाएं करती है। भैया ये खतरनाक प्रक्रियाएं क्या हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप ये मान के चले कि ऐसी फैक्ट्रियां या ऐसे उद्योग जैसे लौह उद्योग है, बहुत खतरनाक होते हैं। जब बनते हैं तो बहुत सी ऐसी जो है डिजीज भी हो जाती है। एक आप देख लीजिए सीमेंट उद्योग, ठीक है, कि खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक ऐसे होते हैं जैसे शक्ति उत्पादक जो अ, उद्योग होते हैं, यानी कि पावर प्लांट जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो इनकी इस तरीके से ना सरकार ने सूची बनाई हुई है, इनकी सूची। फर्टिलाइजर जो बनते हैं, उर्वरक जो उद्योग होते हैं, है ना, तो देखो वो कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना खतरनाक होता है उनसे डील करना, है ना। तो उर्वरक जो उर्वरक बनाने की जो इंडस्ट्री होती है,
उनको तो देखो बहुत से सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के ही जो है वो ड्रेसेस भी पहनाई जाती है वर्कर्स को, ठीक है। तो बहुत ऐसे मतलब जो विषैले पदार्थ होते हैं जिनसे मनुष्य जान भी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको ना एक तरीके से उनकी लिस्टिंग बनाई हुई है प्रथम अनुसूची, ठीक है। उर्वरक बनाने वाली हैं, पेपर कागज लुगदी बनाने वाले जो उद्योग होते हैं वो भी खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आते हैं। रासायनिक उद्योग होते हैं, और जो बम पटाखे और जो ऑयल रिफाइनिंग होती है, जो तेल शोधक रिफाइनरी सुनी होंगी आपने, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे, ये लिस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये पूरी की पूरी जो है ये फर्स्ट जो है आपकी प्रथम जो अनुसूची है उसमें इस तरीके की लिस्टिंग दी है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या बन सकता है। अब क्वेश्चन देखो आपका ये बन सकता है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं की सूची किस अनुसूची में दी गई। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित में क्या आता है, या प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या विषय शामिल किया गया। खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं की मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो जो खतरनाक है, हैजार्डस है, जिनमें थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो जान जा सकती है। देखो ये चीज इसलिए बनाई गई, देखो आ, जो आ, भोपाल गैस त्रासदी हुई है, तो इस तरीके की चीज कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे जो गैस होती, गैस या ऑयल, ये जो टैंकर्स होते हैं, है ना, उन पे लिखा हुआ होता है, आपने जरूर जीवन में कभी ना कभी ऐसे ट्रक और टेम्पो ट्रक क्या बोलते हैं उनको देखे होंगे, जिस पे लिखा होता है कि अ, ज्वलनशील पदार्थ कृपया दूरी बना के रखें, है ना। तो उनके पीछे पीछे किसी की कार चल रही हो, तो वो जो जो वो टिप्पणियां लिखी जाती हैं, जो वो नोटिस टाइप चीजें लिखी जाती है, पता है, चीजों को प्रैक्टिकली समझना, ये सब लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ आप अपने चारों तरफ देखते हैं ना, वो सब रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो ज्वलनशील होते हैं, तो वो एक तरीके से खतरनाक औद्योगिक प्रक्रिया है, तो इसीलिए ना उनकी सूची बनती है। तो मान लो कोई अगर आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और किसी ने अपने अ, जो लोडिंग गाड़ियां होती, ट्रक होते हैं बड़े बड़े, किसी ने बर्तन भरे हुए हैं, वो नहीं लिखेगा कि भाई इसमें ज्वलनशील पदार्थ है या खतरनाक पदार्थ है, आप दूर रहें, कोई बात नहीं। अगर उसका ट्रक पलट भी गया तो थालियां गिरेंगी, बर्तन गिरेंगे, ग्लास कटोरी चम्मच, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तेल का कैंटर है, ठीक है, या आपका जो है किसी रासायनिक पदार्थ है उसमें, ठीक है, तो वो नुकसान कर सकता है, कोई गैस रिलीज हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मैं जो है एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सब बच्चों का ठीक होना चाहिए, अगर पूछा तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची। चलो पॉइंट बनाओ, दूसरी अनुसूची, ठीक है। दूसरी अनुसूची बनाओ, दूसरी अनुसूची में क्या होगा, ठीक है। दूसरी अनुसूची जो है उन सब रासायनिक तत्वों की सूची है जिनको जो है कुछ हद तक जो है परमिशन दी गई है कि आप यूज कर सकते हो अपना औद्योगिक प्रक्रियाओं में, है ना। जैसे आप उर्वरक ही बना रहे हैं, या जैसे गैस प्लांट जो होते हैं, यहाँ पर सिलेंडर वगैरह, जो बॉटलिंग प्लांट होते हैं, सिलेंडर जो घरों में यूज होते हैं, ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन, जो ये गैसेस होती है, तो इनके इस्तेमाल के लिए जो है वो कुछ परमिशंस दी जाती, कुछ केमिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या लिखें, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कुछ रासायनिक तत्वों की, या पदार्थ भी आप इसको कह सकते हैं, सब्सटेंस पदार्थ भी आप इसको, ठीक है, पदार्थों की जो है कार्य वातावरण में या क्रियाएं हो रही वातावरण में अनुमति
अनुमति, है ना? जैसे अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है? अमोनिया, अमोनिया क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है? लेकिन अमोनिया को है वो खतरनाक भी है। और इसके अलावा देखो ब्यूटेन है, ठीक है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ब्रोमाइन है, ठीक है? कुछ ऐसे तत्व हैं। क्लोरीन है। अच्छा देखो क्लोरीन, क्लोरीन आपको पता है एक बहुत ही खतरनाक जो है वो गैस है ये। ये ग्रीन हाउस गैस है, हरित ग्रह, ठीक है? ये ग्रीन हाउस गैस है एक, जो हमारे जो ओजोन लेयर है ये उसको, है ना? ओजोन लेयर को जो है ये डैमेज कर रही है क्लोरीन, ठीक है? लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो रेफ्रिजरेटर बनाती हैं, एयर कंडीशंस बनाती हैं, ठीक है? तो वो गैस का यूज करते हैं क्लोरीन, ठीक है? खासकर रेफ्रिजरेटर्स में जो ठंड होती है, तो ये टेम्परेचर को काफी कूल करने में काफी दान देती है, कंप्रेशर को चलाने के लिए। ये जो क्लोरीन होती है, तो ये ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनकी परमिशन दी गई है ताकि प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है? तो रासायनिक तत्व या रासायनिक पदार्थों की अनुमति किस अनुसूची में गई है? कारखाना अधिनियम, है? तो मेरा जो अर्थ है ये, अगर ऐसे पूछा दूसरे, आई होप आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बना लेंगे, ठीक है? अब आप आ जाइए तीसरी अनुसूची, ठीक है? तीसरी अनुसूची में क्या हो सकता है? तीसरी अनुसूची में देखो, बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। पहली अनुसूची में वो है जो औद्योगिक प्रक्रियाएं खतरनाक, उद्योगों के नाम आ गए। दूसरे नंबर पे कुछ रासायनिक तत्व आ गए, ठीक है? तीसरे में देखो, आपने सुना होगा जैसे कुछ ऐसी अधिसूचित बीमारियां तो इन इंडस्ट्रीज में काम करेगा, तो बीमारियां हो ऐसी कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ, तो ऐसी अधिसूचित बीमारियों की सूची होती, वो तीसरी अनुसूची की पूरी लिस्टिंग जो है वो आपको है करनी पड़ती है, ठीक है? देखो, जैसे कोई भी जो आपने देखा हो, जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सिगरेट्स है, सिगार है ना? तो जब इनको सेल किया जाता है, या जो ये टोबैकोज होते हैं, है ना? तो जो भी ये चीजें होती हैं, ये डेफिनेटली बीमारियां करती हैं, ठीक है? तो जो ये बीमारियां, तो उस पे लिखा होता है ना? प्रोडक्ट्स पे, सिगरेट पे, और जो है टोबैकोज जो होते हैं, जो तम्बाकू खाया जाता है ना? तो उस पे लिखा हुआ होता है कि ये खाने से कैंसर, कर्क रोग होता है। अच्छा, है ना? इससे कैंसर की बीमारी होती है, लिखा रहता है, ठीक है? फोटो भी छपी रहती है, तो ये सब थर्ड जो, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, इसलिए ये चीजें लिखी हुई। तो इसमें देखो, जैसे कहीं पर ग्लास बनता है या कहीं पर सीमेंट बन रही है, तो लगातार जब व्यक्ति फुल वैसे वातावरण में काम करेगी, ये तो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तभी तो स्वास्थ्य के लिए जो है नियम बनाए गए, स्वास्थ्य को ही तो ध्यान में रखा गया कि भाई ऐसे तो मर जाएंगे लोग नौकरी करने के चक्कर में, ठीक है? बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, ठीक है? तो ये जो अधिसूचित बीमारियों की सूची में, जैसे आपके एक्सरे वगैरह जो होती हैं, है ना? तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसी इंडस्ट्री, कारखाने जहां पर एक्सरे होता है, ठीक है? एक्सरेज, है ना? तो वो नुकसान करती हैं। एंथ्राक्स एक बीमारी है, एंथ्राक्स के बारे में सुना होगा आपने, एंथ्राक्स सुना है ना? ठीक है, एंथ्राक्स एक बीमारी होती है। और सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एक बीमारी होती है। ये लिस्टिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? और रेडियो एक्टिव, ठीक है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो रेडियोधर्मी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं,
ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी बीमारियां इन लोगों को हो जाती है जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनके हेल्थ के, ठीक है, ये बनाया गया है। राइट, आई होप कि ये चीजें समझ में आई हैं आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एक पॉइंट पे चलते हैं। अभी हम एक एक करके जो है इन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 1 पे आएंगे। चैप्टर 1 को करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं। का उद्देश्य क्या था? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखेंगे कि इसका जो उद्देश्य क्या था, ये क्यों आया, क्या उद्देश्य था। इस पे जो है आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन, मतलब प्रीलिम्स का जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या था? देखो, जो कर्मचारी थे, जो वर्कर थे, ठीक है, उनके औद्योगिक और व्यावसायिक हितों को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के व्यावसायिक है, के व्यावसायिक एवं औद्योगिक हितों को, औद्योगिक हितों को, ठीक है, या उस व्यवसाय से या औद्योगिक जो खतरे भी होते, खतरे, ठीक है, उन खतरों से सुरक्षा प्रदान करना, है, से प्रदान करना, ये जो है ये उद्देश्य था। ठीक है, इसके साथ साथ भी सुरक्षा हम कैसे प्रदान करेंगे उनको, कैसे प्रदान करेंगे सुरक्षा? ठीक है, हम उनको एक सेफ्टी, है, हम उनको सेफ्टी देंगे। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। देखो, आपने देखा होगा जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उनको कैप मिलती है पहनने के लिए, ठीक है, अलग से सेफ्टी किट भी दी जाती है। ठीक है, तो उनका स्वास्थ्य, ठीक है, जैसे जो बीमारियों के नाम मैंने बताए हैं आपको, उनसे उनकी रक्षा करने के लिए, और साथ में कल्याण के लिए यानी कि वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, है, इतनी छुट्टी, जैसे जीवन बीमा दिया जाता है, एजुकेशन के लिए एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस है, तो ये सरकारी नौकरियों में जो टीए डीए वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये सब कल्याण में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था, इसका जो उद्देश्य है वो ये। ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत का उद्देश्य मैंने बताया है आपको। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो ब्रिटिश टाइम पे जो उद्देश्य था वो कल्याण नहीं था। ठीक है, बेसिकली वो बच्चों के लिए था, बच्चों जो चाइल्ड, जो लेबर आया है, चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो जो बाल श्रम की जो समस्या आई है ना, वो इस कारखाना अधिनियम की देन है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, उद्देश्य। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, भाई इस अधिनियम का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है। तो इसका जो विस्तार है वो पूरे भारत में, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और इसके क्रियान्वयन को, ठीक है, यानी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो उत्तरदायित्व है वो है राज्य सरकार है। क्या है मतलब, आप ये मान के चलिए कि राज्य सरकार जो है वो ही इसकी इस कारखाने अधिनियम को लागू करेगी, वही करती है, वो अपनी पॉलिसी बनाती है। और पता है कारखाने अधिनियम जो है वो सब राज्यों में लागू है। ठीक है, सब राज्यों में। अब यहाँ से हम एक पॉइंट हमारा हो गया उद्देश्य, दूसरा पॉइंट इसका विस्तार हमने देख लिया। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे रहेगा का कि कारखाना क्या है, कारखाना क्या है, कारखाना।
किसे कहते हैं कारखाना? क्या है कारखाना? ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर 1 जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा चैप्टर 1 शुरू हो जाता है। एक बार आपको मैं जो है चैप्टर दिखा दूँ। देखो, ये जो चैप्टर 1 है, इसमें प्रारंभिक यानी कि शुरुआत की चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? इसमें संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ, इंटरप्रिटेशन का ये व्याख्या, समय के संदर्भ में अलग-अलग विभागों को स्वतंत्र कारखाने घोषित करने या 2 से अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने की जो शक्ति है, वो किसमें है? राज्य सरकार में है। राज्य सरकार यहीं पर जो है वो छोटी-छोटी डेफिनेशन जैसे सार्वजनिक आपातकाल के दौरान छूट दी जा सकती है, तो ये भी राज्य सरकार के हाथ में है। फिर कारखानों की स्वीकृति, को लाइसेंस देना, उनका पंजीकरण करना, कोई अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए। फिर जो है वो अधिभोगी द्वारा सूचना यानी कि नोटिस बाय ऑक्यूपायर। तो ये अप्रूवल स्वीकृति क्या होती है, लाइसेंसिंग क्या होती है, पंजीकरण क्या होता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, में हमने फर्स्ट चैप्टर तो इसमें जो सेक्शन आते हैं हमारे वो 1 से 7 तक सेक्शन कवर होते हैं। ठीक है, कितने सेक्शन कवर होते हैं? 7। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, में थोड़ी-थोड़ी सी ना जनरल चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी जनरल चीज़ें, कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं जो है देखना है कि इसमें तो पता नहीं क्या है, तो कोई ऐसी आएँगी, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। टाइटल में क्या है? टाइटल में बेसिकली यही चीज़ें आ जाएँगी, अब विस्तार या ये जो है लेबर लॉ को, ठीक है? तो हमारे देश में या ये कारखाने हैं, कारखानों में जो है श्रम को नियमित करने के, श्रम को रेगुलेट करने के, श्रम को कंट्रोल करने के लिए है इसको लाया गया है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रावधान है, ठीक है? जिस वजह से इसको लाया गया है, राइट? और ये एक्ट जो है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बन सकता है, फैक्चुअल ही चीज़ है वो भी, कि ये जो एक्ट है वो अस्तित्व में कब आया था? जैसे 1948 लिखा हुआ है ना, तो ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, ये डेट भी आप लिख सकते हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। राइट, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि ये जो है एग्जिस्टेंस में कब आया, राइट? तो 1 अप्रैल 1949 ये आपका एक छोटा-सा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका मन हुआ। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसकी सारी चीज़ें पढ़ा दी। इस एक्ट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इट्स माय गारंटी टू, ठीक है? इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रारंभ, ठीक है? तो कब प्रारंभ हुआ? ठीक है? तो ये जो और जो ये पास किया गया था बताइए ज़रा? बहुत सारे जो है विद्वान भी हैं आज की क्लास में विद्वान लोग जो है वो मुझे बताएँगे कि ये पास कब किया गया था, ठीक है? ये जो एक्ट नंबर था, इसका एक्ट नंबर क्या है? अधिनियम नंबर क्या था? इसका अधिनियम नंबर था 63, ठीक है? तो 1948 में जितने भी एक्ट पास हुए, तो ये 63 नंबर पे था, ठीक है? इसका 63rd रैंक था, समझ में आया? ठीक है? और ये एक्ट जो है वो पास हुआ था 23 सितंबर, ठीक है? 23 सितंबर जो है, ठीक है? अ, ये गलत है बच्चे, ठीक है? तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे जाके चेक करिए।
23 सितंबर 1948 इज राइट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, है भारत सरकार का है ये। आपने कहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा। अब दूसरी दूसरी बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें जो है कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी संशोधन करना है, कोई चीज जोड़नी है, कोई चीज घटानी है, तो वो कौन कर सकता है? वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको कर सकती है। तो फर्स्ट जो था शॉर्ट टाइटल, ये संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ, ठीक है, ये हमने इसको कर लिया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, ये क्या है? इस बलागन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना छोटी छोटी सी टर्म्स आएंगी आपकी। इसमें क्या है? फैक्ट्री क्या है, कारखाना क्या है, वयस्क क्या है, बच्चे की परिभाषा क्या दी गई, ठीक है। किशोर किसको बोलते हैं, किशोर क्या है, एडोलसेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैलेंडर ईयर क्या है, तो ये मैं आपको ना लिखवाऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अ, यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम लोग तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? व्याख्याएं, ठीक है। तो व्याख्या करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर, इसमें देखो, ये व्याख्या का मतलब क्या है? व्याख्या का जो मतलब है वो यहाँ पर ये है कि इसके विषय क्या है, ठीक है। इस अधिनियम के विषय क्या है, कौन इसके पार्टी हैं, ठीक है। जैसे एक फैमिली होता है, उसमें एक पापा होते हैं, एक मम्मी होती है, भाई बहन, 2 3 5 जितने भी लोग घर में, दादा दादी, तो वो उसके सदस्य हैं, ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, उन सबसे मिलकर बनता है परिवार, ठीक है। उसी तरीके से जो ये अधिनियम है, इसके सब्जेक्ट क्या है, इसके विषय क्या है, पार्टी कौन है, यानी कि इस अधिनियम के फैमिली मेंबर कौन कौन। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली मेंबर कौन आएगा? सबसे पहले फैमिली मेंबर यहाँ पे आएगा कि कोई भी जो है वो अडल्ट मेंबर, देखो चाइल्ड लेबर को यहाँ पर डिस्करेज किया गया है, बाल श्रम। सबसे पहले ये जो नियम था ना, ये ब्रिटिश के टाइम पे नहीं था हमारे देश, ठीक है। जब ब्रिटिश भारत में चाइल्ड लेबर, बच्चे बहुत काम करते थे फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अ, बच्चों को, बाल श्रम को जो है वो हटाया गया है, और वयस्क को बताया गया है कि वयस्क जो है, वयस्क लोग ही केवल इस कारखाना अधिनियम के विषय होंगे। का मतलब ये है कि यही वो लोग हैं जो किसी कारखाने को स्थापित कर सकते हैं, यही वो लोग होंगे जो इस कारखाने में एज अ श्रमिक, एज अ वर्कर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वयस्क जो है वो होंगे, ठीक है। अब वयस्क का जो है मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। वयस्क यहाँ पर वो है जिसने 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली। तो यहाँ पर वह व्यक्ति, अब व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, ठीक है। हर वो व्यक्ति, यानी कि स्त्री और पुरुष, ठीक है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, ठीक है, पूर्ण कर ली, ठीक है, जिस दिन का बर्थडे है, ठीक है, जो भी बर्थडे है, ठीक है, तो उसने अपने 18 बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, ठीक है। तो ये वयस्क की जो डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। एक दूसरी दूसरी भाषा आती किशोर, जिसे एडोलसेंट कहते हैं, एडोलसेंट, ठीक है, एडोलसेंट। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति, ठीक है, या वो लड़की, या वो लड़का, मेल फीमेल दोनों में, गर्ल बॉय, ठीक है, जिसने
15 वर्ष की आयु 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, लेकिन 18 से कम है, 18 वर्ष से कम है, कम है, ठीक है? 18 यानी कि 15 से 18 के बीच, अगर हम 15 से 18, 18 से कम होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि जिस दिन बर्थडे हो उस दिन, बर्थडे से जैसे जिसका बर्थडे, बर्थडे से एक दिन पहले तक, उसे क्या कहा जाएगा? किशोर, एडोलसेंट, ठीक है? एक पार्टी, दूसरी पार्टी, अब हम तीसरी पार्टी की बात करेंगे, चाइल्ड की, ठीक है? चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, बालक इसको हम कह सकते हैं, बालक। तो बालक की डेफिनेशन जो है वो एक्ट में क्या लिखी? तो बालक किसको कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर बालक कहा गया है जिसकी आयु, जिसकी आयु 15 वर्ष कम है, कम है, उसको बालक कहा, ठीक है? तो इसका मतलब 15 वर्ष, ठीक है? हमारे संविधान में 15 वर्ष से कम, हमारे संविधान में एक बात लिखी, क्या बात लिखी? अनुच्छेद 24, ठीक है? अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक कारखानों में काम करने पर प्रति, लिखा हुआ है, पढ़ी होगी पॉलिटी, ठीक है? तो यहाँ पर आयु 15 वर्ष से कम है, ठीक है? तो हमने कितनी, अब ये जो चीजें ना, छोटी छोटी सी चीजें आपसे पूछी जा सकती, बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन ये मोटी चीज, ठीक है? ये पॉइंट आप याद रखें, याद रखेंगे? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले बात पर, अगली बात देखते हैं, अगली बात क्या कहते हैं। चौथी बात यहाँ पर कही जाती है कैलेंडर की, कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर देखा होगा आपने, देखा है कैलेंडर? तो कैलेंडर के बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं? कैलेंडर के बारे में कहते हैं कि 12 महीने समय अवधि, 12 महीनों की समय अवधि तो 1 जनवरी से शुरू होती है, तो 1 जनवरी से शुरू, खत्म कब होगी? 31st, 31st, ठीक है? 31st, ठीक है? तो 12 महीनों की समय अवधि, तो उसको क्या कहा गया है? एक तो कैलेंडर वर्ष कहा गया, क्या कहा गया है? कैलेंडर वर्ष। ये बेसिकली पता है, ये सारी चीजें ना फिर सैलरी, मंथली और जो है वो चीजें डिसाइड करती हैं, ठीक है? ये सब कुछ ना इसी में दिया गया था, ठीक है? तो ये क्लीन कर दूं, ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? ठीक है, तो ये सेक्शन 2 की हम लोग बात करें, सेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब क्लियर कर दूं इसको, सबको मिटा दूं, मुझे और लिखना है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ना जो है, ठीक है, कॉम्पिटेंट, अब एक और यहाँ पर है, हमने क्या क्या कर लिया था? 4 चीजें कर ली थी, 5वीं चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? अभी 5वीं चीज क्या है? यहाँ पर एक और टर्म है, वो है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब है प्रतिस्पर्धी व्यक्ति, प्रतिस्पर्धी व्यक्ति। तो जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं
कॉम्पिटेंट, ये बेस है इस एक्ट का। कॉम्पिटेंट पर्सन, जैसे आप कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, आप प्रतिस्पर्धी व्यक्ति हैं, ठीक है। आई कैन कॉल यू व्यक्ति बिकॉज यू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। मैं आपको पर्सन बोल सकती, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंट का मतलब देखो, बहुत छोटी छोटी सी चीज है। प्रतिस्पर्धी व्यक्ति किसको कहते हैं, है ना, क्या दिया गया है इस एक्ट में, क्या बताते हैं इस बारे में, ठीक है। तो ये मतलब जो है, कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी ऐसा जो है इसका नियम या कोई भी ऐसा कानून जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को, देखो कॉम्पिटेंट पर्सन में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं आएगा बल्कि संस्था भी आएगी। आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, उसे पर्सन कहा जाता है, पता है, पर्सन कहा जाता है ना। तो इसमें प्रतिस्पर्धी व्यक्ति में जो है व्यक्ति भी आएगा और संस्था भी आएगी। ये मत सोचो कि कॉम्पिटेंट पर्सन लिख दिया है, ठीक है। जैसे आपका कमीशन है, ठीक है, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज ऑल्सो पर्सन, है, व्यक्ति, संस्था, ठीक है। तो इसमें एक संस्था भी आती है, ठीक है। अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को जब कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचाना गया है। अब पहचान कौन करेगा, पहचान करेंगे जो यहाँ पर अथॉरिटी है। जैसे आप ऑफिसर बन जाएंगे यहाँ पर, तो आप क्या बन जाओगे, आप इस नियम के अंतर्गत क्या बन जाओगे, आप जो है यहाँ पर कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी बन जाएंगे, प्रतिस्पर्धी सत्ता बन जाओगे, ठीक है। सत्ता यानी कि विद लीगल पावर, ठीक है। तो अथॉरिटी शब्द जो है वो ज्यादा अच्छा शब्द है रादर देन की पावर के, ठीक है। इस बात पर किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे पहचाना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, प्रमुख जो निरीक्षक है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है, जो चीफ इंस्पेक्टर है उसके द्वारा। अच्छा, ये पहचान कैसे होगी, ये होगी परीक्षा से, ठीक है, परीक्षा से। अब आप इस पेपर में बैठेंगे, ठीक है, जुलाई में आपका पेपर है। अगर आप इस पेपर को पास कर देंगे, ठीक है, तो आपका रोल नंबर आ जाएगा रिजल्ट में, तो आप पति क्या हो जाएंगे, आप कॉम्पिटेटिव पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन हो जाएंगे, आप प्रतिस्पर्धी, कि आपने प्रतिस्पर्धा करके, ठीक है, इस एग्जाम को पास किया, ठीक है। तो ये जो है इसका, जैसे कोई भी टेस्ट होता है, कोई परीक्षा होती, कोई इंस्पेक्शन होता है किसी भी अधिनियम के अंतर्गत, किसी भी नियम के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी प्रावधान जो इस अधिनियम के प्रावधान है, प्रोविजन है, ठीक है, उनके अंतर्गत। तो अगर आपने उसको पास कर लिया है, अगर आप उस प्रोसीजर से गुजरे हैं, तो जो है आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो पर हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपकी, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपकी योग्यताएं भी है, आपकी क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, योग्यताएं होंगी आपकी ना। आपसे क्या जो भी है, ग्रेजुएशन मांगते हैं, आईटीआई मांगते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री मांगते हैं, ये सब योग्यताओं में आ जाएंगे, तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है। देखो, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी दोनों अलग चीजें होती, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है, मान लो आप 10th में पढ़ रहे हैं अभी, आप सोचे कि मैं एग्जाम तो नहीं दे सकते, आपको जो है वो योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, आपकी एज भी उतनी होनी चाहिए, उतनी आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर आपके पास उन चीजों के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी मींस ए लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज दी गई है, यंग पर्सन। यंग पर्सन, यंग पर्सन यानी कि युवा व्यक्ति, युवा व्यक्ति। अब युवा व्यक्ति क्या है,
युवा व्यक्ति कौन है? ठीक है, युवा व्यक्ति जो या तो एक बच्चा है, बालक, या एक यंग, यानी कि अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी एज 18 से कम होनी है। तो या आप ये कह सकते हैं कि बालक को और किशोर को आप युवा कह सकते हैं, युवा पर्सन, यंग पर्सन। तो यंग पर्सन इन दोनों को कह सकते हैं। अडल्ट एक अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो सिर्फ आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो 18 ईयर से, वो एकदम क्लैरिटी के साथ अलग कैटेगरी में बैठा है, ठीक है। यस, ठीक है, तो यंग पर्सन आपका हो गया। अब यहाँ पर डे की बात करते हैं। डे क्या है? सेवेंथ कॉन्सेप्ट आ जाएगा डे। डे यानी कि जो है एक 24 घंटे की समय अवधि, 24 घंटे की समय अवधि है, वो हम क्या कहेंगे? हम इसको दिन कहेंगे, एक दिन, ठीक है। तो 24 घंटे, फिर 24 घंटे का जो थर्ड हिस्सा होता है वो वर्किंग आवर्स कहा जाएगा, कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स, जिसे कार्य के घंटे, ठीक है। ये लिख लिया सबने यहाँ तक, ठीक है। वीक, इसके साथ साथ ही एट्थ कॉन्सेप्ट है वीक। वीक किसको कहेंगे? जैसे 24 घंटे के समय अवधि को एक दिन कहेंगे, तो इसी तरीके से 7 दिन की अवधि को क्या कहेंगे? एक। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। वीक और ये सारी चीजें, मशीनरी सब, ठीक है। वर्कर, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सी पर देख, मशीनरी क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है। अब आप एक पॉइंट लिखो। अब हम यहाँ पे जब, अब आप लिखो यहाँ पर, फैक्ट्री क्या होती, कारखाना क्या होता। ठीक है। अच्छा, कारखाना जो है वो सबसे पहले तो इसके लिए ना एक स्थान होता है, कोई साइट, कोई स्थान होता है, प्रीमाइस जिसको बोलते, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर 10 या ज्यादा लोग काम करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये 10 लोग जो होंगे वो शक्ति के इस्तेमाल से, शक्ति की सहायता से, शक्ति यहाँ पर जो है पावर आ जाएगी। पावर, पावर का मतलब जो है कोई भी एनर्जी, कोई जैसे बिजली का यूज हो, कोई, है ना, या कोयले का यूज हो, या डीजल पेट्रोल का यूज हो, ठीक है। तो इस तरीके का, तो शक्ति की सहायता से काम करते हैं, ठीक है। तो शक्ति की सहायता यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर ना दो डेफिनेशन, एक तो ये है कि 10 या ज्यादा लोग, ठीक है, शक्ति की सहायता से काम करते हैं महीने के, ठीक है, यानी 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ। एक दूसरी डेफिनेशन ये है कि 20 लोग, ठीक है, या तो 20 या ज्यादा लोग, 20 से ज्यादा की बात हो रही है, 20 या ज्यादा लोग, ठीक है, लेकिन बिना शक्ति की सहायता, बिना शक्ति सहायता अगर काम कर रहे हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? कारखाना, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2M में दी गई, सेक्शन 2 में दी गई। वैसे इतना बारीक नहीं जाएगा क्योंकि ये बच्चों को, ये ऐसे तो बच्चे पर, ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप यही ध्यान रखें। उसके बाद आपका ये लिख लिया आपने। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं? जरा हाजिरी लगाइए, जो नोट्स बना रहे हैं।
नोट्स बनाने वाले बच्चे हाजिरी लगाएं। कितने दिन तक 10 या इसमें बेटा दिन नहीं डिसाइड, इसमें ये बताया गया है कि आने वाले 12 महीने, ठीक है, आने वाले जो 12 महीने होते उनमें से किसी भी दिन जो है वो लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसा डे डिसाइड नहीं है कि इस दिन काम करेंगे या इतने दिन काम करेंगे, ऐसा डिसाइड नहीं है। आगे आने वाले 12 महीनों, ठीक है, किसी भी दिन काम कर रहे, ठीक है। वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? ये तो वही सवाल हुआ बेटा, पहले अंडा आया या मुर्गी आई है। तो जो वर्किंग डे है वो तो मंडे से ही स्टार्ट होता है। तो लॉजिकली तो तार्किक रूप से तो सोमवार को ही मानते हैं, मंडे को। और वीक की स्पेलिंग गलत है मुस्कान आपकी। ये वीक का मतलब होता है कमजोर, वीक होता है, ये स्पेलिंग होती है, अभी पढ़ाया ना मैंने वीक। नोट्स सारे बच्चे बना रहे हैं, मीना, सिपाही, सूर्य, ओम प्रकाश, भीम, पूरन, जॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्ल्स कैंडिडेट कितने हैं? एक मीना है। गर्ल्स कैंडिडेट मुझे कम नजर आ रही। चलिए, महिला शक्ति। अरे आने वाले 12 साल की बात, 12 महीने की बात है बच्चे। आगे आने वाले 12 महीने में किसी भी दिन काम करे। अब यहाँ किसी भी दिन, यहाँ पे एक दिन की बात नहीं हो रही है, किसी भी दिन कभी भी करें। 15 दिन करे, 10 दिन करे, पूरे महीने करें, 22 दिन करें, 20 दिन करें, इसका ये मतलब है 12 महीने तक किसी भी दिन। अगर 12 महीने तक जैसे जनवरी में भी कर रहे हैं 10-15 दिन, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी दिन, आगे आने वाले 12 महीने तक किसी भी दिन। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आगे आने वाले 12 महीने तक एक दिन, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, चीजों को लिटरल समझते हैं, ठीक है। इतना बड़ा एक्ट है बेटा, संसद में कितने बड़े लोग बैठते, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं वो एक्ट को प्रॉपर रीड करते हैं। जो बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तब एक्ट बनता है, ठीक है। तो ये बात उनको पता होगी ना कि भाई अगर एक दिन काम करेंगे तो इसका ये मतलब होता है पूरे साल में किसी भी दिन, ऑन एनी डे। यहाँ पे एक दिन की बात नहीं हो, किसी भी दिन काम करे। मंडे करे, ट्यूसडे ना करे, थर्सडे करें, फ्राइडे करें, संडे संडे करें, है ना। यस, अब इस पे भी क्वेश्चंस, यस। अरे अरे आप ये देखो बेटा, मंडे शुरू होता है रात के 12 बजे से। मान लो मंडे है, मंडे शुरू हो गया, अभी रात के 12 बज गए, तो 12 बजकर 1 मिनट पर, ठीक है, 12 बज के 1 मिनट पर क्या शुरू हो गया? ट्यूसडे, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस बेटा, ठीक है, ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आप इतने बड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद ये ट्यूसडे चलेगा, फिर
रात के जो 12:01 या 1 सेकंड जो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो जो है क्या होगा, हाँ वही मैं संडे मिड, वही मैंने बोला ना बेटा, मंडे से, ठीक है, वही मैंने बोला मंडे से। तो मंडे कब स्टार्ट होगा, संडे मिडनाइट, ठीक है। तो वो 12 से, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, डेट जब चेंज हो जाती है तो नेक्स्ट डे आ जाता है, डेट भी तो चेंज होती है ना, तो डेट चेंज होगी तो डे भी चेंज होगा, समझे। और ये डेट और डे ना पूरे वर्ल्ड में आपको पता है ना, टाइम जोन्स अलग अलग है, तो डे और टाइम सब जगह अलग अलग है बच्चे, ठीक है, सबके टाइम जोन्स अलग अलग हैं, राइट। अब यहाँ पर कारखाना क्या है हमने ये तो देख लिया, अब ये देखो कारखाने में क्या नहीं आता है, ये भी देखना है आपको कि क्या कारखाने में जो क्या नहीं आता है, कारखाने के अंतर्गत क्या नहीं आता है। अच्छा बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या नहीं आता है, क्या माइंस आएंगी, ठीक है, जो खनन होते हैं, खनन, क्या ये आएंगी, क्या खनन आएगा, माइंस एक्ट, ठीक है, खनन आएगा क्या, या कोई भी, देखो खनन नहीं आएगा क्योंकि खनन के लिए जो है वो अलग से खनन, ठीक है, जो है वो माइंस एक्ट है, उसके लिए खनन अधिनियम है 1952, ठीक है, खनन अधिनियम है 1952, तो खनन नहीं आएगा, ये भी पॉइंट है आपका, जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक खनन, ठीक है, और एक जो है इस, देखो कोई भी मोबाइल यूनिट, कोई भी मोबाइल यूनिट, मोबाइल यूनिट, मोबाइल यूनिट का मतलब क्या होता है, मोबाइल यूनिट यानी कि जो चल फिर सकती, ठीक है, चलायमान है जो, एक तरीके से क्या बोलते हैं, चलायमान, ठीक है, कोई चलायमान इकाई, ठीक है, उसे बोलते हैं चलायमान इकाई को, ठीक है। और ये चलायमान इकाई जो है वो किससे संबंधित होनी चाहिए, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस से, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी संघ सरकार की सेना है, संघ सरकार, संघ सेना, ठीक है, संघ सेना, और हमारी रेलवे, ठीक है, और कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, और कोई भी ईटिंग प्लेस, रेस्टोरेंट, कोई भी खाने की जगह, खाने की जगह मतलब वो कोई जगह खाई नहीं जा सकती, खाने की जगह का मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहां पर खाना खाया जा सके, ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो नहीं आएंगी, ठीक है, समझ में आया। तो चलायमान इकाई है, जैसे संघ की सेना, वो कारखाने में नहीं आएंगी एक्ट में, रेलवे है, रेलवे नहीं आएगा, होटल है, रेस्टोरेंट, ये सब किस में आते हैं, सर्विसेज में। हाँ जी, मैं ही पढ़ाऊंगी अप्रेंटिस एक्ट भी। अब हॉस्पिटल भी आते हैं क्या, फिर पूछोगे स्कूल भी आते हैं क्या, हॉस्पिटल्स नहीं आते हैं, ठीक है, लिखवा दिया होता है यहाँ पे, ईटिंग प्लेस, ये इन चीजों को छोड़कर ये कारखाना एक्ट में जो है, ठीक है, नहीं आते हैं। अरे नहीं आता बेटा, नहीं आता, हॉस्पिटल्स नहीं आते, ये सर्विसेज में आते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज में आते हैं, सर्विस सेक्टर होता है ना, उसमें आते हैं, ठीक है, एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो है वो खनन नहीं आता, ठीक है, खनन नहीं आएगा, मोबाइल नहीं आएगा, संघ सेना, इनको छोड़कर बाकी सब आएगा, ठीक है, बाकी सब आएगा। चलिए, अब आप आ जाइए, प्रोसेसिंग यूनिट क्या, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है,
ये लिख लिया आपने। इनको छोड़ के बेटा, खनन को छोड़ के चलायमान इकाई, सेना, रेलवे, होटल, रेस्टोरेंट और कोई भी खाने की जगह, इनको छोड़कर सब कुछ फैक्ट्री एक्ट में आएगा। बाकी ठीक है, हॉस्पिटल भी आएंगे, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ जो भी कुछ है, ठीक है, वो सब बस इनको छोड़ के, बस इनको छोड़ के, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सिर्फ आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है, सिर्फ आप इनका ध्यान रखना है। अब आप चलिए आगे चलते हैं, हो गए। अब आप आ जाइए कि निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। देखो, निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, निर्माण का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी वस्तु का उत्पादन, उसका निर्माण, कोई पेन बनाया, कोई पेंसिल बनाई, कपड़े बनाए, ठीक है, यानी कि मूर्त वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं, पहन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो निर्माण प्रक्रिया में, तो निर्माण प्रक्रिया में क्या क्या आता है, जैसे किसी भी वस्तु को बनाना, ठीक है, किसी भी वस्तु, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, निर्माण, तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। अब कोई चीज तोड़ना भी निर्माण होता है, जैसे पत्थरों को तोड़कर जो है वो रोड़ी बजर पर बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है, कोई भी किसी चीज का डिस्पोजल है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत है। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऑयल को पंप करना है, रिफाइंड करना है, ठीक है, या कोई शक्ति है, जैसे पावर है, पावर पावर यानी कि जो बिजली बनती है, ठीक है, उसका उसका प्रोडक्शन, वो भी जो है निर्माण प्रक्रिया में आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगे, कारखाना अधिनियम। और जो इसके वर्कर होंगे वो भी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, और फिर इन पर ये सारे प्रावधान वो लागू रहे, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि वर्कर कौन है, वर्कर, श्रमिक कौन है, श्रमिक किसको कहेंगे, श्रमिक कौन है, श्रमिक कौन है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो निर्माण प्रक्रिया के लिए आया है, ठीक है, प्रत्यक्ष आया है या किसी ठेकेदार के थ्रू, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो निर्माण प्रक्रिया प्रक्रिया के लिए आया है, प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, या किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कैसे भी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष होता है किसी एजेंट के थ्रू, प्रत्यक्ष जैसे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाएंगे, ठीक है, जो कि, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जो रिश्ता है, ठीक है, रिलेशनशिप होगा किसका, से मास्टर और सेवक का, ठीक है, मास्टर और
सेवक, मास्टर सेवक का है वो संबंध यहाँ पर रहेगा श्रमिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑक्यूपायर कौन है। ठीक है, ऑक्यूपायर किसको बोलते हैं, ऑक्यूपायर कौन होता है? अधिभोगी किसको कहते हैं, अधिभोगी, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अधिभोगी किसको कहते हैं, अधिभोगी, ऑक्यूपायर। किसे कहते हैं ऑक्यूपायर? ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों में पूरी कंपनी का कंट्रोल है, नियंत्रण है, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ। ठीक है, तो जो कारखाना के मामले हैं, ठीक है, जो कारखाने के जो मामले हैं, उनका जो प्रबंधन है, वो प्रबंधन कंप्लीटली। ठीक है, यस, अल्टीमेट यानी कि जिनका निर्णय, जिनकी डिसीजन मेकिंग, निर्णयन शक्ति कंपनी के जो है, फैक्ट्री की, कारखाने की हाथ में होती। ठीक है, तो ऑक्यूपायर ये होते, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अ, निर्णयन शक्ति जिनके हाथों में होती है, जो अल्टीमेट कंट्रोल। ठीक है, ये अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑक्यूपायर। ठीक है, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 आता है। ठीक है, तो इस सेक्शन, अब यहाँ पर आता है अप्रूवल। थक गए और पढ़े, इतनी क्लास बहुत है और पढ़ना है, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं इसमें। कई पॉइंट बचे हुए हैं, अभी ये भी बचा हो, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सेपरेट फैक्ट्री बचा है। कल पढ़े बेटा, ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछो, हम लोग जो है क्या क्या हो गया हमारा, रेफरेंसेस, टाइम इंटरप्रिटेशंस, रेफरेंस टाइम हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे हुए, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट। राकेश का क्वेश्चन, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होते, श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, बच्चे इनको जैसे ग्रुप डी में आते हैं, ये जैसे भारत सरकार में सबसे जो इनका जो ग्रेड होता है वो सबसे मतलब हियरार्की जो देखी जाती है,
तो पद सोपान होता है तो उसमें सबसे नीचे आता है, ठीक है? तो ये ग्रुप डी श्रेणी आता है, ठीक है? ग्रुप डी का जो है इनका जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी इनका होता है। कर्मचारी श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। देखो श्रम तो जो इंसान मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है जिससे पैसे आ रहे हैं, श्रमिक तो किसी को भी बोल सकते, श्रम तो हर कोई कर रहा है, ठीक है? ग्रेड क्या है तो इनको फोर्थ क्लास या ग्रुप डी वर्कर होते हैं। कोई ऑफिस में जैसे पियोन हो गए ये सब, अगर ये वहां पे काम कर रहे हैं तो लगेगा इन पे, जहाँ ये जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो उस हिसाब से इन पे नियम लागू होंगे, ठीक है? अब जैसे ये इसमें इंस्पेक्टर अगर देखा जाए ये पूरा का पूरा जो कानून है कारखाना अधिनियम, इसमें जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो डीएम होता है, ठीक है? सूबे का जो डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो होता है, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, ठीक है? धीरे धीरे इसमें फिर आगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा बेस है इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आई सारी चीजें? अच्छा कोई ऐसा बच्चा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जो जिसको ना समझ में आया हो आज की क्लास में, ठीक है? कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है? हम लोग क्लोज करते हैं आज की क्लास, ठीक है? हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे, फर्स्ट वाले के कर लेना बस, हो जाएंगे। ये वाला .6, हाँ कंटिन्यू लेंगे बेटा, कंटिन्यू ही करूंगी मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? अरे हाँ क्यों नहीं होगी, एक्ट वाली क्लास आपकी कंटिन्यू होगी, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है ना वो, ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होगी ना वो थोड़ी सी बड़ी क्लास लेंगे हम, ठीक है? आज थोड़ा सा, ठीक है, तो माइंड मेकअप कर लेना आज आप, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है? ये देखो फिर हम चैप्टर 2 करेंगे जिसमें इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, पढ़ना आप, ठीक है? और मुझे ऐसे जैसे कई बच्चों ने पढ़ाई करी हुई है वो मुझे आंसर्स बता रहे थे, ठीक है? तो इसमें जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं ऑक्यूपायर की, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग पढ़ेंगे, सर्टिफाइंग सर्जन्स और ये सब 10 तक हैं इसमें, फिर थर्ड चैप्टर शुरू होगा, फिर इसमें हेल्थ है, ये आपको 20 की 20 धाराएं याद करनी है, ये क्या है, ये बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर ये बहुत आराम से कर लोगे आप, कुछ की याद कर लीजिएगा, तो ये चीजें मैनेजमेंट से पूछनी पड़ेंगी आपको, आई कांट से, ठीक है? बाकी कोई डाउट हो तो इस तरीके से चैप्टर वाइज सेफ्टी है फिर आगे, ठीक है? तो ये चीजें सेफ्टी का बहुत बड़ा थोड़ा सा चला जाएगा, ज्यादा लेंदी, और एक वेलफेयर वाला, इन चीजों को थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए, चलिए हम ये सेशन जो है आज का यहाँ पे करते हैं, ठीक है? यंग पर्सन जो है वो अडोलसेंट को और चाइल्ड को दोनों को कहेंगे, ठीक है? सबको शुभ रात्रि, हाँ थोड़ी सी धाराएं याद रख लेना आप, ऐप में क्लास होंगी आपकी, थैंक यू सो मच आप लोगों को, ठीक है? थैंक यू सो मच।